Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 एग्जामिनेशन में रिसर्च का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कवर करेंगे जिसका नाम है सैम्पलिंग मेथड्स। सो सैम्पलिंग रिसर्च के स्टेप्स में हमने डिस्कस किया था एंड एक ये ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से श्योर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सैम्पलिंग क्या होता है, क्यों इसको यूज किया जाता है एंड क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, एंड इसी के बेस पर नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे, ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएँगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोज़ अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हो। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग क्या होता है, इसकी मेन डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से चीज़ समझाना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बोला गया है, इफ़ यू आर रिसर्चिंग द ओपिनियंस ऑफ स्टूडेंट इन योर यूनिवर्सिटी यू कुड सर्वे अ सैम्पल ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अब एक यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कि 10,000 स्टूडेंट्स हैं एंड किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। आप क्या करोगे, इन 10,000 स्टूडेंट्स में से 100 स्टूडेंट्स को आप लोग अलग से सिलेक्ट करोगे। इस चीज़ को बोला जाता है सैम्पल। यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ की गई हैं, एक है पॉपुलेशन जो कि ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड सैम्पल होता है इसमें से आप लोगों ने किस तरह से एंड कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया सो दैट आप लोग क्वेश्चंस पूछ सको एंड अपनी रिसर्च को शुरू कर सको, ठीक है। अब जैसे होता है ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा पब्लिक में जा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सैम्पलिंग के अंदर आती हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे किसी सोशल वर्क से रिलेटेड मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं ये पॉपुलेशन में से सैम्पल कैसे कलेक्ट करूँगी, मैं ऐसे लोगों को सेलेक्ट करूँगी जो कि ऑलरेडी सोशल वर्क करते हैं, ठीक है। या फिर मैं कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट करूंगी, जैसे मैंने 100 लोग सेलेक्ट कर लिए जो कि सोशल वर्क करते हैं एंड उनके हम जानना चाहेंगे कि क्या व्यूज़ हैं इस बारे में। एंड इसके अलावा मैं 100 लोग ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ जो कि कभी भी जिन्होंने सोशल वर्क नहीं किया है, तो हम उनका रीज़न, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहते हैं। तो ये होता है टोटल पॉपुलेशन में से हम लोग कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं, क्या हमारा एम होता है इन लोगों को सिलेक्ट करने का, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। ऑफिशियली सैम्पलिंग की यहाँ पे मैंने 4 डेफिनेशंस लिखी हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैम्पलिंग मीन्स सेलेक्टिंग द ग्रुप दैट यू विल एक्चुअली कलेक्ट डेटा फ्रॉम इन योर रिसर्च, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट करना जिनसे कि इंक्वायरी करके हम लोग अपने रिसर्च के बारे में एक्चुअल डेटा कलेक्ट कर सकें, ठीक है। अब जैसे मैंने सोशल वर्क का एग्जाम्पल दिया, अगर मुझे उसके बारे में कुछ जानना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोविड-19 अभी अभी फेस किया है, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ तो मैं किन लोगों को कलेक्ट करूँगी, किन लोगों को एज अ सैम्पल सेलेक्ट करूँगी, मैं उन लोगों को सिलेक्ट करूँगी जिनको कोरोना एक्चुअल में हुआ था
सो दैट हम उनसे उनकी फीलिंग्स जान सकें, देख सकें कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है सैम्पलिंग। तो सैंपल के रूप में हम लोगों को किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है कि जनरली सैम्पलिंग अलाउज रिसर्चर्स टू ऑब्टेन इनफ डेटा टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन विदाउट हैविंग टू क्वेरी द एंटायर पॉपुलेशन, सेविंग टाइम एंड मनी। ठीक है। सो यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन, जैसे यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो 10,000 लोगों को अगर हम पूछते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। एंड आधे से ज़्यादा इसमें ऐसे होते जो कि जिनको शायद उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है। अब जैसे मुझे सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को अगर मैं पूछूंगी तो वही इस चीज़ के बारे में बता सकेंगे। ठीक है। जो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं एज अ सैम्पल। नेक्स्ट डेफिनेशन बोलती है कि सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन विच अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है जहाँ से बहुत बड़े ग्रुप से हम कुछ नंबर ऑफ पीपल को सेलेक्ट करते हैं एज अ सैम्पल। नेक्स्ट डेफिनेशन में बोला गया है द मैथडोलॉजी यूज टू सैम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एनालिसिस बीइंग परफॉर्म्ड, बट इट में इंक्लूड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो यहाँ पे सिंपल रैंडम एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात की गई है। ये दोनों ही टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग के, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है इस वीडियो से ज़रूर पूछा जाएगा, जो कि सैम्पलिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स हैं। एंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग से। सो इन चीज़ों को एग्जाम्पल्स के साथ एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। सो एग्जाम्पल आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सो अब बात करते हैं कि सैम्पलिंग अगर हम करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। अब जैसे हमने आपको बताया था कि रिसर्च क्या है, रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि जो भी चीज़ें करनी है एक सिस्टमैटिक वे में हम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सैम्पलिंग के लिए भी हम लोग एक प्रोसेस को, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्लियरली डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन। तो ये सैम्पलिंग का पहला स्टेज होता है जिसमें हमें क्लियरली डिफाइन करना होता है अपने टारगेट पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन इज कॉमनली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है। अब जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक है, इस चीज़ को अच्छे से सुन लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी पॉपुलेशन होती है, उसी पॉपुलेशन में भी हम लोग जो है सैम्पल्स को कलेक्ट करते हैं। क्योंकि अब पॉपुलेशन में मान लीजिए 10,000 लोग हैं, लेकिन हम 10,000 लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अलग अलग जा करके। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सैम्पल लेते हैं 100 लोगों को, 50 लोगों को, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये होता है कि अपना जो टारगेट पॉपुलेशन है वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम। A sampling frame is a list of the actual cases from which sample will be drawn. And इसमें क्या होता है, sampling frame must be representative of the population. तो sampling frame में आएगा, जैसे 10,000 में से हमने 100 को सेलेक्ट किया, इसको बोलेंगे हम लोग sampling frame। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हो, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है चूज सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो कौन सी टेक्निक हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ये डिपेंड करता है एक तो हमारे टॉपिक पे, दूसरा अब जैसे मैं आप लोगों को सैम्पलिंग के टाइप्स बताऊंगी उस पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो प्रायर टू एग्जामिनिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड इट इज़ वर्थ नथिंग व्हाट इज मेंट बाय सैम्पलिंग अलॉन्ग विद रीजंस व्हाई रिसर्चर्स आर लाइकली टू सेलेक्ट अ सैम्पल। एंड इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि सैम्पलिंग कैन बी यूज टू मेक इन्फ्लुएंस अबाउट अ पॉपुलेशन और टू मेक जनरलाइजेशन इन रिलेशन टू एग्जिस्टिंग थ्योरी। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिटरमाइन सैम्पल साइज। अगेन जो हमने सैम्पलिंग फ्रेम सेलेक्ट की थी उसी की तरह सैम्पलिंग साइज भी होता है। ठीक है। सो जैसे कि हम लोग, अब मैंने यही बताया कि 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों से इंक्वायरी करना, उनके व्यूज़ जानना एक तो डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा क्या होता है, अगर 10,000 लोग हैं हमारे पास तो जितने लोगों से हम लोग रिव्यूज़ लेंगे, जितने लोगों से उनके व्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा हम कंफ्यूज होते जाएंगे। ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी चीज़ में फंस जाते हैं, हम जितने ज़्यादा लोगों से उस चीज़ को डिस्कस करेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू लोग अपने बताएंगे हमें।
ठीक है, क्योंकि सबका अपना 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 पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इसकी साइज जो है डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमें कितने रिजल्ट्स की ज़रूरत है, कितने लोगों का रिव्यू हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, सो यहाँ पे कई बार होता है कि सिर्फ 10 लोगों के रिव्यू से भी हम काम कर सकते हैं, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, सो यहाँ पे साइज डिटरमाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कलेक्ट डेटा। सो डेटा को कलेक्ट करने का क्या मतलब होता है? डेटा को कलेक्ट करने का मतलब होता है कि एक बार हम लोगों ने पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन को भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम को भी हम लोगों ने जर्नलाइज कर लिया। ठीक है, ये सारे स्टेप्स कर लिए, उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि एक्चुअल में अभी तक हम लोगों ने जो जो चीज़ें देखी हैं, जो जो लोगों से सुना है, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम की हैं। ठीक है, सो ये हमेशा सैम्पल साइज के बाद ही होता है डेटा को कलेक्ट करना। सो जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि डेटा को कलेक्ट करने के वेरियस मेथड्स होते हैं। हम इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, हम सर्वेज कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसेस रिस्पॉन्स रेट, यानी कि जो चीज़, जिस चीज़ की एक्चुअल में हम लोगों को रिक्वायरमेंट थी, क्या उस चीज़ को हमने पाया है। सो रिस्पॉन्स रेट इज़ द नंबर ऑफ केसेस अग्रीइंग टू टेक पार्ट इन द स्टडी। अब जैसे मान लीजिए 10,000 में से मैंने 100 लोगों को सोचकर चली थी कि मैं 100 लोगों से जो है सैंपल कलेक्ट करूंगी, लेकिन यहाँ पे एक्सेस रिस्पॉन्स रेट आता है कि 100 में से आखिर कितने लोग माने हैं सैंपल एज अ सैंपल वर्क करने के लिए। सो दीज केसेस आर टेकन फ्रॉम ओरिजिनल सैंपल एंड इन रियलिटी मोस्ट रिसर्चर्स नेवर अचीव अ 100% रिस्पॉन्स रेट। सो अगर आप लोग 100 टारगेट लेकर चलते हो तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग आप लोगों से बात करने में, अपने व्यूज़ बताने के लिए रेडी हों। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल। सो आप लोग अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर देखें हम लोग, तो एक अच्छा सैंपल कब माना जाता है किसी चीज़ को? ठीक है, अच्छा सैंपल तब माना जाता है अगर वो गोल ओरिएंटेड हो, यानी कि पूरे सैंपल कलेक्ट करते हुए हमें पता होना चाहिए कि हम सैंपल्स क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, अपना गोल हम कभी भी मिस ना करें। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट शुड बी ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड फिटेड टू द सर्वे कंडीशंस। सो सर्वे करने की क्या कंडीशंस होती हैं? जैसे कि ये कंडीशन होती है कि हम किसी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकती कि वो अपने रिव्यूज़ बताएं। हम एक बार पूछेंगे, अगर वो एग्री है तो ही हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, अदरवाइज हम उनको फोर्स नहीं करेंगे कि हमें अपना टारगेट पूरा करना है तो प्लीज़ आप यहाँ पे आंसर दीजिए। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनल। सो अ सैम्पल शुड बी प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है इट शुड बी लार्ज इनफ टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्स प्रॉपरली। The sample size should be sufficiently large to provide statistical stability and reliability. तो यहाँ पे जितने ज़्यादा लोगों का रिव्यूज़ हम लेंगे, हम कंफ्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ की अगर स्टेटिस्टिकल व्यू हमें बताना होगा तो उसके लिए ज़्यादा लोगों के रिव्यूज़ की ही ज़रूरत होती है। The sample size should be give accuracy required for the purpose of particular study. नेक्स्ट आता है रैंडम सिलेक्शन। अ सैम्पल शुड बी सेलेक्टेड एट रैंडम एंड दिस मीन्स दैट एनी आइटम इन द ग्रुप हैज़ अ फुल और इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एंड इंक्लूडेड इन द सैम्पल। तो कई बार सैम्पल में ऐसा होता है कि 100 लोगों में से हमें 10 सेलेक्ट करने हैं, तो रैंडमली हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 100 के 100 लोगों को 100% इनकी जो है चांस है कि इनका सिलेक्शन हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कैटेगरी में आता है। ठीक है, so this makes the selection sample truly representative in character. so next बात करते हैं इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल सैम्पल यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि सैम्पल शुड बी इकोनॉमिकल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे शुड बी अचीव्ड विद मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट। तो इकोनॉमिकल यानी कि ज़्यादा पैसा भी हमें सर्वे में खर्च नहीं करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब है कि जो भी सैम्पल हम कलेक्ट करते हैं वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि पब्लिक हमारा क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रही है। ठीक है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर। A sample should be designed so as to provide actual information required for the study and also provide an adequate basis for the measurement of its own reliability. तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ गुड सैम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं सैम्पलिंग जो है उसके दो टाइप्स होते हैं।
वैसे तो बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन मेजरली 2 टाइप्स होते हैं एंड इन्हीं टाइप्स को आगे जो है डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेक्शंस में, ठीक है। सो पहला टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन, ठीक है। रैंडमली हम किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, 100 में से रैंडमली कोई भी 10 लोगों को हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। दैट अलाउ यू टू मेक स्ट्रॉन्ग स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस अबाउट द होल ग्रुप, ठीक है। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स नॉन रैंडम सिलेक्शन बेस्ड ऑन कन्वीनियंस और अदर क्राइटेरिया अलाउइंग यू टू ईजिली कलेक्ट द डेटा। सो जैसे कि प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल वर्क से रिलेटेड कोई सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किन लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो कि एक्चुअल में सोशल वर्क करते हैं, जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोग रैंडमली लोगों को उठाएंगे एंड उनसे पूछेंगे कि क्या आप सोशल वर्क करते हो, और इस तरह से वहाँ पे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी को फर्दर डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके भी फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, प्रपोजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। सो ये 8 टाइप्स है सैम्पलिंग के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 8 के 8 टाइप्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। अभी तक आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। सो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप लोग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को अच्छे से समझ पाओगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।